सेकंड की बात करते हैं कि कंडीशन सेकंड क्या है। तो देखो यहाँ पे अपन कंडीशन सेकंड ले लेते हैं। फोर्स तो हमारा यही रहेगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कंडीशन सेकंड की बात करते हैं। कंडीशन सेकंड हमारी है Q1 Q2 लेस देन 0। फर्स्ट केस में ग्रेटर देन की बात की थी, सेकंड केस में लेस देन की बात करेंगे। तो लेस देन में दोनों क्या होंगे, Q1 एंड Q2 इज नेगेटिव। लेस के केस में दोनों जो Q1 और Q2 की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और जब दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी इस केस में अनलाइक चार्जेस दे विल बी अट्रैक्शन टू ईच अदर। तो दोनों क्या होने लगेंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे। ये चार्ज और ये चार्ज दोनों क्या होने लगेंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे। देन द फोर्स एक्जेक्ट ऑन Q1 ऑन Q2, तो क्या होने लगेगा, इसके बीच में एक फोर्स वर्क करने लगेगा F। ठीक है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। फर्स्ट केस में तो F21 ही निकालेंगे। तो F21 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू इसमें कौन सा वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो ध्यान रखना है इस केस में कौन सा पोजीशन वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में हमारा पोजीशन वेक्टर आएगा R21। क्यों R21 आया, ये F21 है, तो R21 क्यों आया, क्योंकि इन दोनों फोर्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। अट्रैक्शन फोर्स होगा तो सेम क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा या फिर पोजीशन वेक्टर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों के बीच में रिपल करेंगे या रिपल की कंडीशन होगी तो उस केस में कौन सा पोजीशन वेक्टर आएगा, यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन वेक्टर आएगा, है ना। तो इसको भी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम फोर्स F12 निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू पोजीशन वेक्टर R12 कैप। तो ये R12 ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों केस में यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशन बनती हैं हमारी इन द केस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कई बार वेक्टर फॉर्म में पूछ लेंगे, तो हमको वेक्टर फॉर्म में पता होना चाहिए कि फर्स्ट केस में अगर चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, फर्स्ट केस में अगर रिपेल होते हैं तो रिपेल की कंडीशन में हम लोग क्या कर लेंगे, उसमें डिफरेंट पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन ये है कि इसमें Q1 Q2 अगर लेस देन 0 है, उस केस में हम लोग सेम पोजीशन वेक्टर को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे कूलम्स लॉ, है ना। और कूलम्स लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है तो उसको भी देख लेते हैं कि सिंस R12 इज इक्वल टू माइनस R21, तो पोजीशन वेक्टर में एक चीज और याद रखना, जैसे यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर R21 है और ये R12 है, तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि पोजीशन वेक्टर R21 ये किसके बराबर होता है, तो ये माइनस R12 के बराबर होता है। ध्यान रखना, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पे अगर ये R21 है, अगर हम उसको R12 के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, और अपोजिट चार्जेस ही एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने लास्ट क्लासेस में भी देखा था कि अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो ये पहली इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस ये होती है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज द सेंट्रल फोर्स। ये मैंने उसमें भी लिखवाया था स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक टाइप का क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। मतलब जो सेंटर में सेंटर की तरफ काम करता है ना। तो सेंट्रल फोर्स की वजह से हम इसको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस रहेंगे ना। तो वो सारी चीजें तुम लोग याद रखना। आई बात समझ में अभी तक कि नहीं आई? आई बात। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पहले ही बता दिया। इससे पहले कूलम्स लॉ पढ़ा था ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वेक्टर फॉर्म इतना एग्जाम में पूछते नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होता है, तो हमको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे मतलब ही समझ में आ रहा है इस वर्ड से, कंटिन्यूअस, जहां पे रेगुलर चार्ज क्या होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है या फिर मतलब डिवाइड हो जाता है। तो द इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज, जब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में, जब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल। तो जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है बॉडी पे वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में प्रेजेंट होता है, मतलब एक तरीके से एक दूसरे के मल्टीपल में प्रेजेंस होता है। फिर बट द प्रैक्टिस अमाउंट ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इन द बॉडी इज मच लार्जर देन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन किसी भी बॉडी पे जब हम बात करते हैं किसकी, चार्ज की, तो चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन से हमेशा ज्यादा होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उससे हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। हेंस द चार्ज इज डिस्क्रीट, इट कैन नॉट बी एज्यूम। तो चार्ज हमेशा किस ऑर्डर में प्रेजेंट होता है, डिस्क्रीट ऑर्डर में प्रेजेंट होता है। और दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ऑन ए बॉडी इज कंटिन्यूअस। तो चार्ज जो भी होता है किसी भी बॉडी के अलाउंग कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई, आ गई बात इतनी समझ में कि नहीं आई? yes, है ना? sir. तो चार्ज हमारा जो होता है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमने देखा कि वो किस पार्ट में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है, फ्रैक्शन ऑफ पार्ट्स में वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि कंटिन्यूअस चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जो कंटिन्यूअस चार्ज आर 3 टाइप्स, ठीक है, तो हमारा जो कंटिन्यूअस